आज से हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी के लिए क्लाइमेटोलॉजी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वह है जलवायु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर कुछ बेसिक से चैप्टर से हम शुरू करेंगे, जैसे अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। फिर उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ पे आएंगे, यानी पृथ्वी की गतियों पे आएंगे। फिर वायुमंडल का संगठन, ऐसी चीजों पे हम बात करेंगे। फिर टेम्परेचर है, एनर्जी है, इन सब पे बात करेंगे। तो लगभग 13 से 14 चैप्टर हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की ओर। ठीक, तो कुल मिला के मोटा मोटा ये समझिए, आपको जो इस पूरे सिलेबस के अंदर जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, उसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, ओशियनोग्राफी पढ़ना है, और जो इंडिया का ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसे पढ़ना है। और हम जो शुरू करेंगे आज से वो क्लाइमेटोलॉजी है, यानी जलवायु विज्ञान है। ठीक, इतना सारे लोग समझ चुके हैं? यस, ठीक है। तो नाउ पहला चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे समझना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, बीच में थोड़ा सा भी डिस्कनेक्टिविटी होती है तो आप मुझे बताइए। अगर चैट मुझ तक नहीं पहुंच पाती है तो प्लीज कॉल करिए, क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी हो सकती है। ठीक, और बीच से थोड़ा भी अगर सेशन छूटेगा तो आपकी समझ में कम आने वाला है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक बात को समझ पाए। ठीक हो गया? तो हम पहला चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम समझने वाले हैं। इसमें भी सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझने से पहले आपको एक हिस्ट्री पे ले चलता हूँ थोड़ा सा। जब ऐसा समझिए कि आज से करीबन 18 सेंचुरी का जब टाइम था, उस टाइम पे अर्थ के बारे में पता नहीं था लोगों को। मतलब अर्थ का वो स्ट्रक्चर नहीं पता था, अर्थ के बारे में कोई भी बड़ी जानकारी नहीं थी। इवन आप एनिसेंट हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो वहां पे काफी लोग ये कहते थे कि इवन ये तक नहीं पता होता था कि जो सी है वो क्या है, ओशियन है वो क्या है, इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं वो क्या है, वो नहीं पता था। तो इसीलिए अर्थ के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिल पाए, इसीलिए एक समिट की गई, जो हुई आपकी 1885 के अंदर। 1885 में एक समिट ऑर्गेनाइज की गई। नॉर्मली जो समिट है इसको मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ऑर्गेनाइज की गई वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, तो एक समिट ऑर्गेनाइज की गई 1885 के अंदर, जो थी वॉशिंगटन डीसी में। और इसका काम था कि क्या करना, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानना। यानी जो काफी लोग हैं अर्थ के बारे में नहीं जानते हैं, पृथ्वी के बारे में नहीं जानते। इवन उस टाइम पे ये भी नहीं पता होता था कि अमेरिका है तो इंडिया किस ओर है, हमें ईस्ट की ओर जाना है, वेस्ट की ओर जाना है, ऑस्ट्रेलिया है तो हम किस ओर जाएंगे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए 1885 में एक समिट की गई, और उस समिट का नाम था मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ठीक, वॉशिंगटन डीसी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। तो अब लॉजिक ये लगाया गया कि हमें इतना पता था कि अर्थ गोल है। ठीक, वो सभी लोग जानते हैं कि अर्थ गोल है। तो वहां पे ये तय किया गया कि इस अर्थ को हम कैसे नापें, क्योंकि अगर प्लेन होता तो हम शायद मीटर से नापते या ऐसा कुछ लेंथ से नापते। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि अर्थ के ऊपर हम ऐसे सर्कल बनाएंगे, ऐसे जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गोल गोल सर्कल। तो इस तरीके से पूरी अर्थ के अंदर ऐसे गोल गोल सर्कल बना दिए गए। ठीक, तो जो अर्थ के अंदर जो सर्कल थे वो जब बनाए गए, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखा गया कि प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। अब वो कैसे, समझिए। मान लिया जाए ये अर्थ है, और ये अर्थ के बीचों बीच से हमने एक लाइन निकाल दी। ठीक, समझ रहे होंगे सारे लोग। और इसके बाद आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर एक चांदा होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो एंगल मेकर होता है। मतलब आप इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से, तो वो आपको ऐसे एंगल बनाएगा। यहाँ पे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे कुछ एंगल बनाएगा। तो डिसाइड ये किया गया कि हम मेरिडियन को, यानी इस जो मेरिडियन रेखा है, यानी जो हमने बीचों बीच से एक लाइन निकाली हुई है, इसको हम बेस बना के कुछ ऐसी डिग्रियां बनाएंगे। ठीक, 10 डिग्री के ऊपर, 20 डिग्री के ऊपर, ऐसे काफी सारी डिग्रियां बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी अर्थ के अंदर हमने डिग्रियां खींच दी। मान लीजिए मैंने बताया कि 0 डिग्री को हमने बेस बनाया। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 15 डिग्री है, यहाँ पे देखा हमने 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर आगे हम जाएंगे 110 डिग्री होगा, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। फिर हमने दोनों डिग्री को मिला दिया, जैसे 180 और 0 डिग्री को मिलाया तो बना एक अक्षांश, यानी एक लैटिट्यूड। सिंपल थी, कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये था कि आपने पूरी अर्थ जो है उसके ऊपर से लाइनिंग की। ठीक, और लाइनिंग पे ये ध्यान रखा गया कि डिग्रियां प्रॉपर हों। ठीक हो गया, मतलब डिग्री ऊपर नीचे ना हो। तो इसीलिए 0 डिग्री, यानी हमने अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन निकाली और वहां से बेस बनाया
अलग अलग तरीके से और हमने डिग्रियां कैलकुलेट की। ठीक, तो सबसे पहले हमने 0 डिग्री से 15 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से हमने काफी लाइनिंग की पूरे अर्थ के अंदर। ठीक, तो कुल मिला के अंतिम तौर पर हमने 2 डिग्री को मिला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ तक 90 डिग्री तक पहुंचा, उसके बाद 110 से शुरू हुआ, यहाँ 180 तक पहुंचा, लास्ट में मैंने 180 और 0 को मिलाया तो एक 0 डिग्री बना। राइट, फिर इस तरीके से आपने 110 और यहाँ से आपने लास्ट में 170 और यहाँ से 10 डिग्री को मिलाया तो फिर दूसरी डिग्री 10 डिग्री बनी। फिर इसी तरीके से दो दो डिग्री को मिला के आपने लाइनिंग की और वो इसी तरीके से बने हमारे लैटिट्यूड यानी अक्षांश। मतलब नॉर्मल मैथमेटिक का यूज किया गया, कोई इसमें बड़ी जो है कैलकुलेशन यूज नहीं हुई, और सिंपल से हमने अर्थ के ऊपर जो है जो लाइनिंग ड्रॉ करके हमने बना दी क्या, अक्षांश। सिंपल सी बात है। इसके अलावा अब अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने अक्षांश बने। हमने देखा डिग्रियां बनी हमारे पास 180 यहाँ से यहाँ तक, और 2 डिग्री को मिला के हमने एक लाइन खींची। तो इसका मतलब था 180 डिग्री होने के बावजूद भी हमने 2 डिग्री से एक लाइन बनाई है, तो कुल मिला के यहाँ पे बनेंगी 90 लाइन, 90 लाइन। और 90 लाइन ऊपर की तरफ और 90 लाइन इसी तरीके से नीचे की तरफ बनी, तो टोटल बन गई कितनी, 180 लाइन। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्या क्या कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट से समझिए। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इस तरीके से जाते जाते यहाँ से 90 होंगे। और अगर एक से आप 90 तक कैलकुलेट करो तो 90 ये हो गए। और वैसे इस तरह यहाँ इस साइड से भी आप जीरो को छोड़कर 1 से 90 तक कैलकुलेट करो तो 90 ये हो गए। तो 90 ये 180, लेकिन जीरो जो बच गया उसे आप एक्स्ट्रा कैलकुलेट करो तो टोटल मिला के 181 लैटिट्यूड यानी अक्षांश होंगे। इतना समझ में आया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, आपने जो अर्थ थी, अर्थ के ऊपर से आपने लाइनिंग ड्रॉ की इस तरीके से। ठीक, आपने देखा कि 1 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड इधर हो गए, और यहाँ 1 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड इधर हो गए, और बीच का जो 0 डिग्री बना वो अलग से रहा, यानी टोटल लैटिट्यूड बनी 90 इधर, 90 इधर, और एक बीच में यानी 181 लैटिट्यूड। सिंपल सी बात है। इतना यहाँ तक समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने नॉर्मली समझा कि अर्थ क्या थी, उसके ऊपर हमने कैसे जो है लैटिट्यूड बनाए, और लैटिट्यूड के लिए हमने डिग्री बनाई। अब नाउ अगर हम परिभाषा के ऊपर ध्यान दें, हम कहें कि जो परिभाषा है यानी जो डेफिनेशन है वो अगर हमें बतानी हो किसकी, लैटिट्यूड की, अक्षांश की, तो हम क्या देंगे। हमने सिंपली देखा, हमने कहा कि ये लाइन है यानी अर्थ के बीचों बीच यानी 0 डिग्री है। ध्यान रखिएगा 0 डिग्री को इक्वेटर यानी हिंदी में कहा जाता है इसको विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के ऊपर आप जाएंगे तो 0 डिग्री। अब यहां से ध्यान रखिए, मैंने क्या किया, मैंने इस 0 डिग्री को बेस बना के एंगल खींचा। ठीक, मैंने इस तरीके से एंगल बनाए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो अगर मुझे अगर डेफिनेशन देनी हो तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि अगर इक्वेटर को बेस बनाकर, आधार बनाकर डिग्री खींची जाए तो इस तरीके से निर्माण होगा अक्षांशों का। सिंपल सी बात है, परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश है, लैटिट्यूड है, वो 0 डिग्री को बेस बनाकर खींचे गए एंगल्स हैं यार। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेटर है उससे इक्वेटर को बेस बनाकर खींची गई जो एंगुलर डिस्टेंस है यानी कोणीय दूरी है वो अक्षांश है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, कोणीय दूरी, या जिससे हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो सिंपल सा हमें अगर परिभाषा कहनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश है वो 0 डिग्री को बेस बनाकर, आधार बनाकर खींचे गए डिफरेंट टाइप के कोणीय दूरी है या एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक, हालांकि परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा थ्योरिकली नहीं पूछा जाता कि आप ऐसा की परिभाषा बताइए, लेकिन फिर भी जो हम यहाँ से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या हमें जो सीखने को मिला तो काफी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे आए, हमने कहा कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है। मतलब सिंपल ये, आप जब डिसाइड किया गया तो ये बोल दिया गया कि 0 डिग्री को हम इक्वेटर करेंगे। इसके बाद इस पूरे अर्थ के दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर, और दूसरा साउथ की ओर, इधर दक्षिण की ओर, नीचे की ओर। इसी के आधार पर इनका नाम कह दिया गया कि 0 डिग्री से ऊपर वाला इलाका कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या फिर हम इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो ऊपर वाला इलाका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला इलाका जिसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध, तो ये नीचे हो गया।
तो सिंपल सा क्या क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ये डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री से ऊपर वाला इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से नीचे वाला इलाका सदर्न हेमिस्फीयर। तो सिंपल से इस तरीके से जो अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर गई, उसके आधार पर पूरे एरिया को आपने देखा होगा कई बार न्यूज चैनल या अदर पे यूज किया जाता है कि जैसे इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया है सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। तो सिंपली इस तरीके से डिसाइड किया गया। नाउ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे कि जब इस तरीके से हमने लैटिट्यूड बनाए, हमने सारी लैटिट्यूड बना दी इस तरह, और इस तरीके से कुछ ये बने लैटिट्यूड। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको एक चीज देखने को क्या मिलेगा कि जो ये एंगल है, सॉरी ये जो लैटिट्यूड है, ये आपस में समानांतर है। यानी आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर है या पैरेलल हम ये कह सकते हैं। यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर टाइम पे इक्वल रहेगी। आप यहाँ से पूरे पोल तक चले जाओ, यहाँ से आप किसी भी एंगल तक चले जाओ, या आप इस पिक्चर में देख सकते हो। मैं इनको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक एंगल से दूसरे, एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड की जो दूरी है वो हमेशा इक्वल रहेगी। हमेशा इक्वल रहेगी कहने का मतलब ये है कि आप 0 डिग्री से कितना ही ऊपर या नीचे चले जाओ, ये एंगल बराबर रहनी है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस और करिएगा कि अगर ये अर्थ है, ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 0 डिग्री कैलकुलेट किया, ठीक। अब 0 डिग्री के ऊपर आपने ये देखा कि ये जो 0 डिग्री है वो सबसे बड़ा गोला होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी बॉल उठाइए घर पे, उस पे आपको सबसे बड़ा सर्कल बनाना है तो उसके बीचों बीच से जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा एरिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थ के ऊपर जो 0 डिग्री बनाई गई है वो सबसे बड़ा गोला होगा, यानी इसकी जो लेंथ है वो सबसे बड़ी होगी। काफी बार ऑप्शन के अंदर पूछा जाता है, जहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर या काफी जैसे टिक मार्क वाली जो क्वेश्चन होते हैं, कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो अक्षांश है, सॉरी जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, वो सबसे बड़ा अक्षांश है। तो राइट, क्योंकि पूरी अर्थ के अंदर या किसी भी गोल बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल खींचा जा सकता है वो केवल और केवल 0 डिग्री के ऊपर खींचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड हो गया। अब हम जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे, एक चीज आप नोटिस करोगे कि इनकी जो लेंथ है वो रिड्यूस होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बॉल से अगर आप या फिर किसी भी गोल बॉडी से आप ऊपर को जाओगे तो इसका ये एरिया कम होता जाएगा, लेंथ कम होती जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अक्षांश है, अक्षांश की आइडेंटिटी क्या है, कि सबसे बड़ा अक्षांश जो होगा वो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर होगी। इसके अलावा जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ के अंदर जाएंगे तो सारे जो लैटिट्यूड्स है इनकी लेंथ छोटी होती जाएगी। बात समझ रहे हैं? लेंथ छोटी होने का मतलब इसकी जो लंबाई है वो कम होती जाएंगी, लेकिन इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, इस तरीके से। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे काफी बार ऑप्शन के अंदर पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हमें नाम कहना है, मतलब अगर हमें, आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी 15 डिग्री है, नीचे भी 15 डिग्री है, तो हमें कहना है तो हम कुछ इस तरीके से कहते हैं। इसे बोला जाता है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थन लैटिट्यूड, और नीचे की ओर आएंगे तो हम इसे बोलेंगे 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या सदर्न लैटिट्यूड। तो इस तरीके से इक्वेटर से ऊपर की ओर वर्ड जो बोला जाता है वो बोला जाता है उत्तरी अक्षांश, और इससे नीचे की ओर बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ आइडेंटिटी देखी। हमने कहा इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ऊपर या नीचे जाने पर इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी। नाउ अगर आप एक चीज और नोटिस करो इस पिक्चर के अंदर, कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में कहते हैं यहाँ कर्क रेखा, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके दिमाग में रखिएगा, ठीक। कर्क रेखा की जो डिग्री है यहाँ पे लिखा गया है 23 डिग्री एंड 26 मिनट। ये जो सिंगल डैश है इसको पढ़ते हैं मिनट, और अगर डबल डैश होगा तो उसको पढ़ेंगे सेकेंड, ठीक। या हम सिंपली इसे कह सकते हैं कर्क रेखा जो स्थित होती है वो 23.5 डिग्री पे स्थित होती है। सिंपल, इस डिग्री को याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा कि ये 23.5 ही क्यों है। तो अभी इतना याद रखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पे है। इसके अलावा आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये भी 23.5 डिग्री पे है, लेकिन कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर ये पूछा जाए कि कर्क रेखा की क्या डिग्री है, तो कर्क रेखा उत्तर की ओर यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे 23.5 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। नाउ अभी इस ओर देखें तो सिंपली हमने क्या देखा
कि हमने ये अभी तक हमारी ये समझ में आया कि हमने कहा कि अगर हम कर्क रेखा की डिग्री देखें तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर है। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, यानी हम मकर रेखा की बात करें, इसे कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहेंगे, तो मकर रेखा क्या है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री पे है। सिंपल सी बात है। और इसके अलावा दो लाइन और देखिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम बात करेंगे कि ये डिग्री इतनी ही क्यों है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि जो आर्कटिक सर्कल एक और लाइन होती है, जिसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसकी जो डिग्री है वो 66 and 34 मिनट है। इसे हम सिंपली कहें तो 66.5 डिग्री है। ठीक। और यहाँ पे भी अगर दक्षिण में जाएं तो इतनी ही डिग्री पे 66.5 डिग्री पे होता है अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे ये लाइनें काफी इंपोर्टेंट है। आप जितनी भी आगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो ये डिग्रियां याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे क्लाइमेट डिसाइडेड होगा, इसी के बेस पे एटमॉस्फेयर डिसाइड होगा, इसी के बेस पे सारे सीजन, मानसून, सारी कुछ चीजें डिसाइड होनी है। तो सिंपल सी चीज याद रखिए कि 0 डिग्री इक्वेटर है, और उससे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है। और वैसे ही हम सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। वैसे ही उत्तर की ओर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है, और 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर पे अंटार्कटिक सर्कल है। तो काफी इंपोर्टेंट लाइन है, इनको याद रखिएगा। अगर हम आप जानने की कोशिश करें कि ये इतनी ही डिग्री क्यों है, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि 23.5 डिग्री ही कर्क रेखा रखा गया, और बाकी ऐसा उसको हमने 23.5 की क्या जरूरत, 24 कर देते या कुछ और कर देते, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो अर्थ है वो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर राउंड करती है, इस तरीके से। ठीक। यानी जो बीच में सूर्य है और उसके चारों ओर अर्थ लगातार रोटेट करती रहती है, और इस तरीके से पूरे रोटेशन में इसको टाइम लगता है कितना? 365 दिन। हालांकि 365 दिन के अलावा कुछ घंटे और लगते हैं, उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी मोटा मोटा समझिए कि जो टोटल टाइम लगता है वो 365 दिन लगता है। ठीक, पूरे जो सन के राउंड घूमने के अंदर। अब ना यहाँ पे एक चीज और समझिए। अब मैंने क्या किया, मैंने सूर्य को देखा और मैंने एक टाइम लिया, ये वाला। यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्योंकि जो सनलाइट है वो बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ रही है। ठीक। अब आप हाइपोथेटिकली ये सोचेंगे कि जो ये अर्थ है वो तो ऐसे ही सूर्य के नीचे से सनलाइट जा रही है, तो ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्योंकि जो ये अर्थ होगी इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बाहर की ओर ज्यादा फैला हुआ है, इस साइड की ओर। ठीक। और इस तरीके से अगर ये परपेंडिकुलर रेज पड़ेंगी तो ये रेज यहां ना पड़ते हुए इस बॉडी पे पड़ेंगी, क्योंकि ये आगे की ओर होगी। ठीक। यानी इस टाइम पे जो सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे और सीधे पड़ रही है कहां पे? आपके इक्वेटर पे। बात इतनी समझ में आई? नो। अब सिचुएशन मैंने कहा कि एक समय पे कुछ ऐसा हुआ, ये मैं डायग्राम बनाता हूं। मैंने कहा एक समय पे ऐसा हुआ कि जो सूर्य की लाइनें हैं वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर थी, ये बीच लाइन पे, यानी इस वाली लाइन पे। ठीक। उसके बाद सन ने मूव किया ऊपर की ओर, यहां से सन मूव हुआ ऊपर की ओर, और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद यही परपेंडिकुलर रेज पड़ेगी एक लाइन की ओर, यानी यहाँ पे। यानी अब यहाँ पे देखेंगे कि अब जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे न पड़ के अब कहां पे पड़ रही है? थोड़ी सी ऊपर। ये जहां पे पड़ रही है वो डिग्री है 23.5 डिग्री। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, जो सूर्य की मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से होती है। सूर्य इक्वेटर पे परपेंडिकुलर था, सूर्य धीरे धीरे फिर उसके बाद ऊपर की ओर मूव करता है और सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यानी कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है। ठीक। उसके बाद सूर्य यहां से ऊपर नहीं जाता। सूर्य जाने का मतलब है सूर्य की जो लाइट है परपेंडिकुलर पड़ने की वो इससे ऊपर नहीं जाती। लाइट जाएगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, यानी एकदम सीधी लाइट लाइट नहीं जाएगी। इससे ये फर्क पड़ा कि इस एरिया में परपेंडिकुलर लाइट ऊपर न जाने की वजह से ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी हम ये जान पाए कि कौन सी डिग्री से लाइट ऊपर नहीं जाती, इसके लिए इस 23.5 डिग्री को डिसाइड कर दिया गया कर्क रेखा किस ओर? उत्तर की ओर। ठीक है, अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर की ओर जाएं तो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर डिसाइड कर दिया कर्क रेखा है। ये मार्क करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इससे ऊपर तो लाइट जाएगी ही नहीं। ठीक हो गया? नाउ फिर हम समझे
फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ तक पहुँच चुका था सूर्य, यहाँ पर था, फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर नीचे की ओर मूव करेगा, तो फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसलिए आपको दिख रहा होगा ये मूव करते-करते अब सन की लाइट दोबारा से परपेंडिकुलर इस इक्वेटर पे पड़ेगी, क्योंकि सन वापस से आया है, यानी सन की मूवमेंट ऐसी हुई है कि वापस पहुँच गया है। अब ऐसा आपके दिमाग में ऐसा कुछ हाइपोथेटिकली आ रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, ये अर्थ थी, तो हमने कहा कि ये ऐसे यहाँ पे पहुँची। तो इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही रख के देखिए तो ये सेम सिचुएशन होगी, यानी ये वाला भाग नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। फिर ऐसे घूमते-घूमते आएगा तो फिर ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ेगी। तो सिंपली याद रखिए, तो क्या हुआ, पहले जो लाइट थी वो इक्वेटर पे थी, उसके बाद ऊपर की ओर मूव किया कर्क रेखा के ऊपर, फिर उसके बाद नीचे की ओर मूव किया इक्वेटर के ऊपर, फिर उसके बाद और नीचे को मूव करती है और अंतिम तौर पे पहुँचती है मकर रेखा के ऊपर यानी कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो इस तरीके से फाइनली अब यहाँ पे देखिएगा, लाइट जो है या जो सूर्य की परपेंडिकुलर रेज है, वो इससे नीचे आ ही नहीं पाती। यानी हमने जैसे कर्क रेखा के ऊपर देखा कि यहाँ से लाइट जो है ऊपर की ओर परपेंडिकुलर जा ही नहीं रही थी, सूर्य यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा था। वैसे दक्षिण गोलार्ध में इस एरिया से इस सूर्य की रोशनी नीचे परपेंडिकुलर नहीं आ पाती है। नाउ इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इसको डिसाइड कर दिया गया मकर रेखा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्या हुआ? सिंपली हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री से आगे सनलाइट परपेंडिकुलर जाती ही नहीं। सूर्य की रोशनी ठीक, आवाज आ रही है मेरी? कनेक्टिविटी ठीक है? आवाज पहुंच रही है मेरी सभी तक? यस, ठीक है। नाउ देखो, अभी तक हमने क्या समझा? अभी हमने कहा कि नॉर्मल क्या था कि कर्क रेखा क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इससे ऊपर लाइट परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये डिसाइड किया गया कि इस लाइन से नीचे नहीं आती, तो इसको डिसाइड कर लिया गया मकर रेखा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमने कहा ठीक है इस तरीके से होगा। ठीक, तो इसीलिए 23.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में कर्क रेखा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डिसाइड कर दिया गया, मकर रेखा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि और क्या चीजें हुई। देखो, अभी इस स्ट्रक्चर को अभी हम आगे भी समझेंगे क्योंकि हो सकता है आपके ये समझ में नहीं आ रहा हो हाइपोथेटिकली कि ऐसा कैसे घूम रहा है, मजमूर चीजें हो रही। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे हम स्ट्रक्चर को फिर से हम देखेंगे जब हम देशांतर और अक्षांश दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सीजन यानी ऋतुएं डिसाइड करने के लिए काफी काम आएगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया तो वहां पे हम दोबारा डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम मोटा मोटा समझिए कि ऐसा होता है। ठीक, अब एक चीज इसी के अंदर से और समझने वाली है। क्या? देखो, हमने समझा कि जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से पड़ी और ऐसा कुछ हो गया। नो, अब एक स्ट्रक्चर में समझाता हूं, देखिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैंने कहा ये इक्वेटर थी, ये कर्क रेखा थी और ये मकर रेखा थी। ठीक, मैंने कहा कि जो एक टाइम पे सनलाइट या जो सूर्य है यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी डायरेक्ट पड़ रही है, खड़ी लाइट पड़ रही है। उसके बाद ये लाइट धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव हुई और पहुंच गई कर्क रेखा की ओर। फिर यहाँ से फिर ये वापस नीचे की ओर आना शुरू हुई, फिर इक्वेटर पे, और फिर नीचे धीरे धीरे मकर रेखा पे, और सीधे ऊपर की ओर जाने पर वापस से इक्वेटर पे, और पूरा साल 365 दिन ऐसे ही चलता रहा। ठीक, लेकिन इस रेखा पर पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर डे होता है, यानी एक पर्टिकुलर दिन की समय ऐसा होता है कि जब यहाँ पे लाइट पहुंचती है। उस चीज को याद रखिएगा। क्या? इक्वेटर से शुरू करते हैं। इक्वेटर पे जब लाइट परपेंडिकुलर रहती है तो वो टाइम होता है 21 मार्च का। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। यानी 21 मार्च के दिन, पूरे साल में 21 मार्च का जो दिन होता है, उस दिन जो इक्वेटर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहती है। सॉरी सॉरी, जो सनलाइट है वो परपेंडिकुलर रहती है इक्वेटर के ऊपर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मूव की और जिस दिन यहाँ पे पहुंचती है वो दिन होता है 21 जून का। ठीक है, इसमें काफी बुक्स के अंदर आपको 21-22 जून ऐसा कुछ लिखा होगा, वो लीप ईयर के अंदर फर्क आ जाता है एक दिन का। बट अभी मोटा मोटा याद रखिए कि 21 मार्च को इक्वेटर के ऊपर, फिर ऊपर की ओर मूव किया 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर। फिर वहां से वापस से नीचे आया। ठीक, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मैं अभी जैसे ही इसको समाप्त करता हूं तो आपको ऑप्शन दूंगा कि आप बताएं मुझे, तो उसके बाद क्लियर किया जाएगा। 1 मिनट ऐसे पूरा कर लेते हैं, देन फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछना होगा उसे डिसाइड करेंगे। ठीक ना, उसको समझते हैं, रुको। 21 मार्च के ऊपर इक्वेटर के ऊपर था, फिर उसके बाद ये ऊपर गया 21 जून के ऊपर,
फिर नीचे आया, अब वापस से इक्वेटर आना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो डेट है 23 सितंबर की, ठीक, 23 सितंबर को यहाँ पे, और वापस से यहाँ जब आता है वो डेट होती है 22 दिसंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको देखने को मिलेगा कब कहाँ जाड़ा होगा, कब कहाँ गर्मी होगी और क्या होगा। यानी जो पृथ्वी है, हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि इस तरीके से घूम रहा है, पूरा का सर्कल इस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि इसकी इंक मैं हटा देता हूँ। ठीक, अब देखो हमने ये देखा कि इस तरीके से पूरे साल भर के अंदर ये घूम रहा है। यहाँ पे जो इक्वेटर के ऊपर था, हमने कहा ये डेट होगी 21 मार्च की। उसके बाद ये वापस से घुमा और हमने कहा जब ये कर्क रेखा के ऊपर पहुंचा वो डेट हो जाएगी आपकी 21 जून या 22 जून की। उसके बाद हमने कहा ये पहुंचा अभी फिर दोबारा से इक्वेटर पे, हो गया 23 सितंबर की डेट, और फिर यहाँ से वापस पहुंचा तो यहाँ जब मकर रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये होगा लगभग 22 दिसंबर की डेट, और फिर से इक्वेटर पे पहुंच जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, इसी वजह से पूरा जो सर्कल है वो टाइम लगा 365 दिन का। ठीक हो गया, इस तरीके से पूरा सर्कल चलता रहा। अब इसी के बेस पे क्योंकि ठंडा गर्म होगा, ठीक, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम समझें तो हमने ये देखा कि जो सन की लाइट थी, सूर्य की रोशनी थी, वो यहाँ जब इक्वेटर के ऊपर होगी तो यहाँ तक लाइटें पहुंचेंगी। ठीक, मतलब सिंपली ऐसा समझो कि जब इक्वेटर के ऊपर लाइट होगी, यानी ये वाली जब सिचुएशन होगी, आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला इलाका डार्क रह जाएगा ये, ठीक, वैसे ही नीचे वाला भी डार्क रह जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है जब इक्वेटर के ऊपर सूर्य परपेंडिकुलर होगा तो एक इलाके के बाद लाइट जाना बंद हो जाएगी इस वाले इलाके में। ठीक, वैसे ही निचले वाले इलाके में भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लाइट जाना बंद हो जाएगी इसी वाले रीजन से। कुल मिला के कितना समझ में आया? अब क्या कहना चाह रहा हूँ समझते हैं। देखो, इक्वेटर था, जिस टाइम पे इक्वेटर पे परपेंडिकुलर रहा तो इस पूरे रीजन पे लाइट रही और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइट रही। ठीक, वैसे ही कुछ टाइम आने के बाद क्या होगा, आपको जो टाइम मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो, कुछ टाइम आने के बाद क्या होगा कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर जिस टाइम पे परपेंडिकुलर रहेगा उसका मतलब ये हो जाता है कि इस टाइम पे जो सनलाइट है यहां तक आगे तक पहुंचेगी। इस पिक्चर में देखते हैं, देखो, जब कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर है तो लाइट ये पूरे रीजन तक पहुंच जाएगी, सिर्फ इस साउथ वाले एरिया को छोड़कर। ठीक, और वैसे ही अगला जो टाइम आया, मैंने कहा यहाँ से वापस इक्वेटर पे आई तो वही सिचुएशन हो जाएगी, यानी यहाँ से इस तरीके से पहुंचने का मतलब हो जाएगा कि दोनों ओर पहुंच रही है लाइटें। ठीक, अगर इसके बाद हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का मतलब जिस टाइम पे सनलाइट यहाँ पे होगी, यानी ये वाला जब टाइम होगा तो लाइट यहाँ तक पहुंच पाएगी और एक रीजन इसके बाद जो है वो डार्क रह जाएगा क्योंकि पूल यहाँ पे है। ठीक, तो इसी के आधार पर बनते हैं हमारे, जिन्हें कहते हैं ताप कटिबंध यानी टेम्परेचर जोन। कैसे होते हैं इसे समझते हैं। अभी तक ये बताइए किसकी समझ में क्या नहीं आया। ठीक, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध। आप मुझे चैट में बताइए कि किसकी समझ में क्या नहीं आया अभी तक। सर समझ में आया सब। उस कोई भी ऐसा हो, कोई डाउट्स हो या फिर आपको मतलब ऐसा कुछ कोई एंगल समझ में नहीं आया हो तो आप, अभी तक आया, ओके। नोट्स का आपको मैंने पहले ही बताया कि नोट्स के लिए आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, उसके बाद आपको ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, ये जो पूरा स्लाइड है इसकी आपको मैं पीडीएफ जरूर दे दूंगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो या कोई बात हो जो समझ में नहीं आई हो। ठीक, तो नाउ अब मान लेते हैं कि अभी जो है सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर हुई हैं। अब नाउ आगे हम पॉइंट पे चलते हैं, जो होगा हमारा अगला टॉपिक, इसका नाम है हमारा ताप कटिबंध। ठीक, मैं इनको जो है रिमूव कर लेता हूँ। नाउ अब इम्पोर्टेंट चीज देखो, हमने देखा अभी तक एक चीज, हमने कहा जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा रीजन है जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है। अब कहीं कैसे, जब मैंने अभी बताया कि जब इक्वेटर के ऊपर सनलाइट परपेंडिकुलर होगी तो उस टाइम से मतलब ये होगा कि सनलाइट यहां तक पहुंच पाएगी, यहां तक। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होगा तो लाइट यहां तक पहुंच पाएगी, लेकिन यहां से यहां पर आप देखेंगे कि इस सर्कल से आगे नहीं पहुंच पाएगी। जब लाइट यहां पे होगी तो आप देखेंगे कि इससे आगे नहीं पहुंच पाएगी और यहां पहुंच पाएगी। ठीक, अब आप देखें एक चीज और मैंने ये बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की रोशनी परपेंडिकुलर जाती ही नहीं। नहीं जाने का मतलब है यहाँ पे लाइट कम पड़ती है,
परपेंडिकुलर नहीं जाने का मतलब हुआ कि तिरछी लाइट पड़ती है, सिंपल सी बात हुई। ठीक, तो तिरछी लाइट पड़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो लाइट टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इक्वेटर से ये रेखा यानी कर्क रेखा से मकर रेखा, यानी ये पूरा इलाका है जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा हाई मिलेगा। क्यों? सिंपल से लॉजिक है। हमने कहा जो आ रहा है, फिर वहां नीचे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऐसे ही, यानी सूर्य पूरा साल भर तो इसी एरिया में परपेंडिकुलर रह रहा है। तो सूर्य इसी एरिया में परपेंडिकुलर रहेगा तो डेफिनेट सी बात है टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा ही। ठीक, लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ से ऊपर या फिर यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सूर्य की लाइट तो पड़ेगी, लेकिन कैसी? तिरछी लाइट पड़ेगी। और तिरछी लाइट पड़ने का मतलब है कि इन दोनों इलाकों में टेम्परेचर कम होगा। ठीक, क्योंकि सूर्य की लाइट तो पड़ेगी, लेकिन मतलब बर्फ नहीं जमी होगी क्योंकि लाइट तो पड़ ही रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लाइट कम पड़ेगी। इसलिए इस इलाके के मुकाबले यहाँ पे जो लाइट है वो कम पड़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। सबसे कम होगा टेम्परेचर इस इलाके का, जिसे हम कहते हैं पोलर जोन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया। अब वापस एक पिक्चर में चलते हैं। इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए इसको, कि जब इक्वेटर पे परपेंडिकुलर था तो ऊपर वाला इलाका डार्क है, यानी यहाँ लाइट नहीं पहुंच पा रही है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, इक्वेटर है तो यहाँ से यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाएगी दोनों इलाकों पर, इसलिए ऊपर नीचे दोनों डार्क है। अब जब यहाँ आया, यानी जब वापस से ये कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब लाइट ऊपर वाले पोल तक ही पहुंच पाई, यानी नॉर्थ पोल तक ही पहुंच पाई। ठीक, जबकि ये वाला इलाका यानी साउथ पोल अभी भी डार्क है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे साउथ पोल डार्क था और यहाँ पे भी डार्क है और यहाँ तक डार्क रहेगा, क्योंकि जब साउथ साउथ पोल पे कब लाइट आएगी? इस वाले टाइम पे। ठीक, यानी ये पूरा साल भर घूम रहा है, साल भर घूम रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3-3 महीने का टाइम हो जाएगा। 3, 3, 3, 3, तभी पूरा 12 महीने होंगे। यानी 3 महीने सूर्य ऐसी स्थिति में जाएगा, 3 महीने बाद ऐसे में, 3 महीने ऐसी में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ तक तो लाइट थी, यानी यहाँ आने तक लाइट थी, तो लाइट दोबारा कब तक नहीं पहुंच पाएगी? खास तौर पर यहाँ पे अगर हम नॉर्थ पोल को कैलकुलेट करो, नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं है, अब नॉर्थ पोल पे लाइट आई इस वाले पिक्चर में। यानी ये 3 महीना और ये 3 महीना, पूरे 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे लाइट है ही नहीं। उसका अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अगर हम साउथ पोल को कैलकुलेट करें तो साउथ पोल पे यहाँ पे अभी लाइट पहुंची है। इससे पहले इस पिक्चर में और इस पिक्चर में साउथ पोल पे लाइट नहीं होगी, यानी इस 6 महीने साउथ पोल पे लाइट नहीं होगी। यानी जो पोल वाला रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे 6 महीने का दिन रहता है और 6 महीने की रात रहती है। क्योंकि 6 महीने की रात ही रहती है तो टेम्परेचर सबसे कम होना ही होना है। इस तरीके से इन इलाकों में सबसे कम टेम्परेचर होता है। इसलिए पूरी अर्थ को 3 टेम्परेचर जोन में बांट दिया गया है। पहला, जिसे कहते हैं हम ट्रॉपिकल जोन, या इसको हिंदी में कहा जाता है उष्णकटिबंध। और दूसरा जो है, उससे ऊपर वाला एरिया, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन को हिंदी में कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसके अलावा इससे ऊपर वाला जोन, जिसे हम फ्रिजिड जोन या पोलर जोन कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में शीत कटिबंध। ठीक, तो कुल मिला के पृथ्वी के ऊपर 3 टाइप के कटिबंध डिसाइड हो गए। पहला ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, और उसके ऊपर शीत कटिबंध या फिर पोलर जोन या फ्रिजिड जोन, आप कुछ भी बोले। तो कुल मिला के फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, देखो सही है। तो अब देखो, मैंने कुल मिला के कुछ ऐसा कहा, हमने कहा कि जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम जाएं, तो टेम्परेचर जैसे ही हम इस वाले इलाके में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे साल भर सन परपेंडिकुलर रहना है इस पूरे इलाके में। इसके बाद इस वाले इलाके में टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो आपको क्या मिलेगा, वो परपेंडिकुलर मिलेगा नहीं, तीसरी रेंज पहुंच पाएंगे, और यहाँ पे तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होगा, इसलिए सबसे ठंडा इलाका यही होने वाला है। इसका मतलब है पूरी पृथ्वी के अंदर 3 कटिबंध हुए, 3 कटिबंध जिनका नाम हो गया शीत कटिबंध यानी पोलर जोन या फ्रिजिड जोन, शीतोष्ण कटिबंध जिसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, और उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। और ये नीचे भी कटिबंध होंगे, तो इस तरीके से टोटल हुए हमारे 3 कटिबंध। बहुत सिंपल बात है। पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे सनलाइट आपको जो है वो ज्यादा मिलेगी, टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी कम मिलेगा, और यहाँ पे तो फिर माइनस के अंदर ही टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो अब यहाँ पे आपको ये वर्ड कई बार देखने को मिलेंगे, जैसे आप सुनेंगे कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक जो है टेम्परेट कंट्री है, या फिर ऐसे जो भी शब्द हैं, या उष्ण कटिबंधीय है, शीत कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो यहाँ पे इसको नोटिस करिएगा। ठीक, हालांकि उसके अलावा आपके दिमाग में कई और वर्ड भी आ रहे होंगे, जैसे आप कहेंगे समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, ठीक, या फिर ऐसे कुछ वर्ड आ रहे होंगे, लेकिन वो क्लाइमेट से रिलेटेड ना होते हुए वो फॉरेस्ट के ऊपर होते हैं, उसे मैं बताऊंगा।
लेकिन कुछ ज्योग्राफियन जो हैं उन्होंने कुछ इस पे रिफॉर्म कर दिए हैं। जैसे इंडिया को काफ़ी लोग बोलते हैं कि उपोष्ण है। उपोष्ण को सब ट्रॉपिकल बोला जाता है। ट्रॉपिकल ना बोल के वो सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, यानी उपोष्ण टाइप का। उपोष्ण का मतलब सिंपल मैंने बताया था कि उपोष्ण का मतलब हो गया कि शीतोष्ण और उष्ण का मिक्सचर, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया के बीच से ऐसे कर्क रेखा जाती है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण और नीचे उष्ण, यानी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, दोनों को मिला के सब ट्रॉपिकल हम लोग बोल देते हैं। तो ऐसे वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो ज्योग्राफियन है उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। लेकिन कुल मिला के जो आपके जोन होते हैं वो आपको 3 ही देखने को मिलेंगे: ट्रॉपिकल, टेम्परेचर, पोलर जोन। सिंपली इतना हमें समझना है। ठीक? तो ये अक्षांश से संबंधित था कि अक्षांश क्या होता है, लैटीट्यूड क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि अगर हमारे पास अक्षांश ना होगा तो हम ये टेम्परेट जोन और ये जोनिंग हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे फायदा ये हुआ कि जैसे हमें अक्षांश का पता चल पाया, हमने ये जोनिंग क्रिएट की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने डिसाइड किया 23 से लेके 23 जो डिग्री है यहाँ तक हम लोग कह पाएंगे उष्ण कटिबंध। इससे ऊपर हम जो 23 से 66.5 तक हम कह पाएंगे शीतोष्ण कटिबंध, और उससे ऊपर 90 डिग्री पोल तक हम कह पाएंगे शीत कटिबंध। तो इस तरीके से जो कटिबंध बनाना पॉसिबल हो पाया है वो केवल और केवल अक्षांश की वजह से हो पाया है, इसलिए अक्षांश इंपॉर्टेंट है। ठीक? तो ये अक्षांश और उसके प्रयोग जो नॉर्मली होंगे। ठीक? तो ये अक्षांश से था। अब हम देशांतर की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मुझे ये बताइए कि सभी कुछ सही है, सबको समझ में आया, या फिर कुछ रिवाइज करने की जरूरत है, या कुछ आपको बताऊं कि ऐसा जहाँ पे कुछ डाउट हुआ हो या जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, या जो समझ में नहीं आया अभी तक? सही है। ओके, मतलब सारी चीजें समझ में आई होंगी, या कोई भी डाउट है बताइए, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। जी, ठीक, समझ में आया। ठीक, मुझे लगता है कि सबकी समझ में आया है।